मनोरंजन की इस दुनिया में रियलिटी शोज का चलन लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में ब्यूटी कॉन्टेस्ट को भी लोग उसमें दिखाए जाने वाले फैशन, ग्लैमर्स और कॉन्फिडेंस को लेकर खूब पसंद करते हैं। लेकिन ब्यूटी कॉन्टेस्ट जिसे विमेन एक्सप्रेशन का एक प्लेटफॉर्म समझा जाता है, वहीं तेलंगाना में ऑर्गेनाइज हो रहे मिस वर्ल्ड 2025 ने जिस तरह से विवादों का तूफान खड़ा कर दिया है, उससे ये सवाल फिर से जोरों से उठ खड़ा हुआ है कि क्या ये मंच वाकई विमेन एम्पावरमेंट और ह्यूमैनिटी के लिए उठाया गया कदम है, या फिर सिर्फ एक और चमचमाता हुआ मुखौटा जिसके पीछे शोषण, पाखंड और राजनीति छिपी हुई है। नमस्कार, मेरा नाम है डिम्पिका और आप देख रहे हैं खबर गांव। मिला मैगी, जो कि एक ट्रेंड लाइफ गार्ड हैं और सीपीआर एजुकेशन की सपोर्टर हैं, उन्होंने द सन प्लेटफॉर्म को दिए इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने इस कंपटीशन से अपना नाम इसलिए वापस लिया क्योंकि वहां हैदराबाद में चल रहे इस ब्यूटी पेजेंट्स में उनका एक्सपीरियंस बहुत ही डिसअपॉइंटिंग और इंसल्टिंग था। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि पेजेंट में बड़ी उम्र के आदमियों के साथ उन्हें समय बिताने और मेलजोल बढ़ाने के लिए कहा जा रहा था, क्योंकि वो लोग शो के फाइनेंशियल स्पॉन्सर्स थे। इतना ही नहीं, बल्कि सभी कंटेस्टेंट पर दिन भर मेकअप करके रहने और हैवी बॉल गाउन पहनने का प्रेशर भी बनाया जा रहा था। यहाँ तक कि ब्रेकफास्ट करते हुए भी उन्हें ऐसे ही रहना पड़ रहा था। मैगी ने यह भी बताया कि हर टेबल पर 6 गेस्ट और 2 लड़कियों को बिठाया जाता है। लड़कियों से कहा जाता है कि वो गेस्ट को खुश रखें। ये सब देखकर उन्हें बहुत गलत लगा। मैगी ने द सन को दिए गए इंटरव्यू में ऐसी बातें भी सामने रखी जिसे लेकर दुनिया के कई बड़े अखबार और चैनल्स में बात की जा रही है। उन्होंने मैनेजमेंट पर आरोप लगाया कि उनके इस कंपटीशन में आने का मकसद किसी को हंसाने, खिलखिलाने या एंटरटेन करने का नहीं था। यहाँ आकर उन्हें एक वेश्या जैसा महसूस करवाया गया, जबकि वो तो सामाजिक मुद्दों पर बात करने आई थी। लेकिन वहाँ लोग इस बारे में सुनने को तैयार ही नहीं थे। पेजेंट में हिस्सा ले रही 109 लड़कियों को यह कहते हुए डांटा गया कि वो बोरिंग है। सभी के साथ परफॉर्मिंग मंकी की तरह बर्ताव किया गया, जो कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। हालांकि मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने इन आरोपों को सिरे से खारिज किया है। संगठन की चेयरपर्सन जूलिया मार्ले ने बताया कि मिला मैगी के कंपटीशन को छोड़ने की ये वजह हरगिज नहीं थी, क्योंकि उन्होंने तो अपनी मां की हेल्थ प्रॉब्लम का एक हवाला देते हुए कंपटीशन से हटने का अनुरोध किया था और ऑर्गेनाइजेशन ने सहानुभूति दिखाते हुए उनकी वापसी की व्यवस्था भी की थी। इस बात को सही साबित करने के लिए मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ने मिला मैगी के भारत में आने के वीडियोस को शेयर किया, जिसमें वो अपने एक्सपीरियंसेस और खुशी का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं। स्टेटमेंट में यह भी लिखा गया कि कुछ यूके मीडिया आउटलेट ने झूठी और इंसल्ट करने वाली खबरें पब्लिश की हैं। ये दावे पूरी तरह से गलत हैं, ऐसा उनका कहना है, लेकिन बावजूद इसके लोगों ने ऑर्गेनाइजिंग कमेटी पर सवाल उठाए और इसी के साथ तेलंगाना में इस आयोजन को लेकर पॉलिटिकल कंट्रोवर्सीज भी कड़ी हो गई है। ऑपोजिशन पार्टी भारत राष्ट्र समिति के नेता केटी रामाराव ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया कि वो राज्य में फाइनेंशियल क्राइसिस के बावजूद 200 करोड़ रुपए का खर्च कर रहे हैं, जबकि राज्य में सुसाइड जैसे बड़ी और गंभीर परेशानियां ऑलरेडी हैं। साथ ही इस विवाद ने समाज में ब्यूटी कॉन्टेस्ट के रेलेवेंस और उनके इस तरह काम करने पर भी सवाल खड़े कर दिए। बहुत से लोग कहते हैं कि अब इन प्रतियोगिताओं को नई सोच के साथ देखना चाहिए और इसे महिलाओं को सच में मजबूत बनाने वाले तरीके से बदलना जरूरी है। ब्यूटी पेजेंट के इतिहास में भी अगर हम जाएंगे तो काफी शुरुआत से ही समय समय पर इसमें ग्लैमर के साथ मिसोजिनी को देखा जा रहा है। इसके खिलाफ कई बार आवाज भी उठती रही है। मिस वर्ल्ड 1970 की प्रतियोगिता लंदन के रॉयल अल्बर्ट हॉल में हो रही थी, जब मंच पर आकर अचानक से कई सारी विमेन एक्टिविस्ट ने धावा बोल दिया। उन्होंने स्टेज पर पाउडर, फ्लोर और मिर्च फेंकते हुए साफ कहा था कि हम किसी को ये तय नहीं करने देंगे कि कौन सबसे सुंदर है। असल में वो इस बात से नाराज थी कि महिलाओं को केवल उनकी शक्ल, सूरत और शरीर के आधार पर आंकना बहुत गलत है। उस समय ये एक बड़ा मोड़ था और 2020 में इस इंसिडेंट पर एक फिल्म भी बनी, मिस बिहेवियर, जिसमें केरा नाइटली ने रोल किया था और इससे उस बहस को जन्म दिया गया था जो आज भी जिंदा है कि क्या ब्यूटी कॉन्टेस्ट वाकई में विमेन एम्पावरमेंट का स्टेज है या फिर एक डेकोरेटिव डिस्प्ले है। यहाँ तक कि मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स जैसी प्रतियोगिताओं पर सालों तक आरोप लगता रहा है कि वे वेस्टर्न ब्यूटी स्टैंडर्ड जैसे कि गोरी त्वचा, तीखे नैन नक्श, पतली कमर को ग्लोबल स्टैंडर्ड के रूप में प्रेजेंट करती हैं। 90 के दशक तक ज्यादातर विनर्स यूरोप या फिर अमेरिका की गोरी महिलाएं होती थी। तब एशिया और अफ्रीका के कंटेस्टेंट को एक्सोटिक कहा जाता था, जो साफ तौर से एक रेशियल स्टेरियोटाइप है। 2019 में पहली बार ऐसा हुआ जब मिस वर्ल्ड टोनी एन सिंह, मिस यूनिवर्स जोजीबीनी तुंजी, मिस अमेरिका, मिस यूएसए और मिस टीन यूएसए ये सभी अश्वेत महिलाएं बनी।
इसलिए इसे क्रांतिकारी साल भी कहा गया, जिसने दशकों से चले आ रहे पैटर्न को करारा जवाब दिया। लेकिन बावजूद इसके फेयरनेस क्रीम, इंस्टाग्राम फिल्टर और कॉस्मेटिक सर्जरी अब भी इस इंडस्ट्री के साथ गहराई से जुड़ी हुई है। यानी चेहरा भले बदला हो, लेकिन सोच अभी भी वैसी की वैसी ही है। हैरान करने वाली बात तो यह कि ग्लैमर की इस मायावी दुनिया के पर्दे के पीछे क्या चलता है, इसका अंदाजा आप या हम जैसे आम लोग नहीं लगा सकते। कई कॉम्पिटिटर्स ने बताया कि उन्हें स्पॉन्सर्स पार्टियों में ले जाया जाता है, जहां उनके साथ एक वस्तु यानी कि ऑब्जेक्ट की तरह बर्ताव किया जाता है। ये विमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन का एक जीता जागता उदाहरण है। कुछ इवेंट्स में तो यहाँ तक भी कहा गया है कि स्पॉन्सर्स आपको पार्टी में बुला रहे हैं, क्योंकि वो लोग अगली बार के जज हो सकते हैं। उन्हें जीत दिलाने में उनको सेक्सुअल फेवर की डिमांड की जाती है। 1997 की मिस टीन यूएसए कंपटीशन में हिस्सा लेने वाली कई लड़कियों ने यह बताया कि उनके साथ वहां अजीब और गलत तरह का व्यवहार हुआ। मिस वर्मोंट टीन यूएसए रह चुकी मारिया विलाडो ने यह कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप, जो उस वक्त इन प्रतियोगिताओं के मालिक थे, एक बार बिना बताए उनके कमरे में आ गए थे, जहां लड़कियां कपड़े बदल रही थी। मारिया ने बताया कि जैसे ही उन्होंने ट्रंप को देखा, वो जल्दी से कपड़े पहनने लगी। उनके अलावा और भी 3 लड़कियों ने ऐसे ही एक्सपीरियंस को शेयर किया। हालांकि उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, लेकिन बाद में इस मामले को ये बोलकर दबा दिया गया कि लड़कियां अक्सर अपनी हार का जिम्मा किसी बड़े नाम को देकर उन्हें बदनाम करना चाहती हैं। लेकिन इन बातों से साफ है कि इन खूबसूरत दिखने वाली प्रतियोगिताओं के पीछे एक ऐसा सिस्टम छुपा है जहां लड़कियों की इज्जत, मर्जी और हक को अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। अगर आपने इस बात को नोटिस किया तो देखा होगा कि कई सालों तक मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स में बिकनी राउंड एक अहम हिस्सा होता था। हालांकि 2014 के बाद मिस वर्ल्ड से इसे हटा दिया गया, लेकिन बहस अब भी जारी है, क्योंकि सवाल ये था कि अगर कंपटीशन जो है वो ह्यूमैनिटी और विमेन एम्पावरमेंट की बात करता है, तो फिर शरीर की नुमाइश क्यों? कुछ लोगों ने तो इस कंपटीशन में पूछे जाने वाले सवालों को भी गलत ठहराया, क्योंकि यहाँ पूछे जाने वाले कुछ सवाल, जैसे कि अगर आप दुनिया बदल सकते हैं तो क्या करेंगी, या फिर आप वैश्विक शांति के लिए क्या करेंगी, ये अक्सर बनावटी और स्क्रिप्टेड लगते हैं। रटे रटाए जवाब देने वाली महिलाओं को विजेता बना दिया जाता है, जिससे ये सवाल उठता है कि क्या सचमुच बुद्धिमानी का ये मंच है या नहीं। इतना ही नहीं, बल्कि पिछले कई सालों में बहुत सी लड़कियों ने खुलकर ये बताया कि इन ब्यूटी कॉन्टेस्ट में हिस्सा लेने से पहले उन पर जबरदस्ती दबाव बनाया गया था कि उन्हें अगर जीतना है तो उन्हें ज्यादा पतला दिखना होगा, स्किन एकदम मुलायम होनी चाहिए, हाइट वेट एकदम परफेक्ट होना चाहिए, और अगर जरूरत पड़ी तो सर्जरी भी करवानी पड़ेगी। तैयारी के नाम पर घंटों की रिहर्सल, इतनी सख्त डाइट कि कई बार तो पूरा दिन बस एक सेब पर निकाल देता है। कुछ मॉडल्स ने तो यहाँ तक कहा कि उन्हें कैफीन पिलाकर भूख मारी जाती है ताकि वो पतली दिखे, लेकिन इसका सबसे खतरनाक असर उनके दिमाग पर होता है, जिसमें वो लोग खुद की बॉडी को लेकर डाउट करती हैं। उनमें घबराहट और डिप्रेशन इस स्तर तक बढ़ जाता है कि कुछ लड़कियां रिजेक्ट होने पर आत्महत्या तक कर लेती हैं। मिस यूनिवर्स ऑस्ट्रेलिया 2020 की पार्टिसिपेंट ओलिविया ने बताया कि उनके वजन को लेकर उन्हें कई बार टोका गया था। यहाँ तक कि एक ने यह कह दिया था कि तुम्हारे हिप्स बहुत चौड़े हैं, शायद तुम इंटरनेशनल लेवल पर ठीक से नहीं परफॉर्म कर पाओगे। उनका यह बयान इतना वायरल हुआ कि ब्यूटी इंडस्ट्री में बॉडी शेमिंग को लेकर फिर से बहस छिड़ गई थी। ऐसे ही मिस वर्ल्ड 1996 की एक जर्मन पार्टिसिपेंट ने यह बताया कि सालों बाद मैं अपनी बात को कह रही हूं कि उनसे जबरन स्किन व्हाइटनिंग क्रीम इस्तेमाल करवाई गई थी ताकि वो ग्लोबल स्टैंडर्ड में फिट हो सकें। मिस वर्ल्ड 1970 वाले बवाल से लेकर हाल ही के मी टू मूवमेंट तक ब्यूटी कॉन्टेस्ट को लेकर कई बार बवाल हुआ है। 2018 में जब मी टू की लहर चली, तब कुछ पुरानी कंटेस्टेंट ने खुलकर ये कहा कि उन्हें इन इवेंट्स में मेंटल स्ट्रेस और अब्यूज झेलना पड़ा। मिस अमेरिका पेजेंट में कुछ लीक ईमेल्स में लड़कियों की बॉडी और उनकी पर्सनल लाइफ का मजाक उड़ाया गया। ये सब दिखाता है कि इस सिस्टम में आज भी बहुत कुछ बदलने की जरूरत है। भारत में कई मॉडल्स जैसे कि शर्लिन चोपड़ा और पायल रोहतगी ने भी खुलकर बोला कि मॉडलिंग की दुनिया में कॉम्प्रोमाइज एक नॉर्म बन चुका है। कई बार नई लड़कियों को ये सोचकर गुमराह किया जाता है कि ये तो सब करना ही पड़ेगा वरना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। यहाँ कोई रूल नहीं होते हैं, बस पावरफुल लोगों की पसंद और पैसों की ताकत चलती है। खैर, भारत ने आखिरी बार ब्यूटी पेजेंट 2013 में मुंबई में किया था। यह आयोजन उस समय भारत की ग्लोबल इमेज को बढ़ाने की कोशिश करने वाला था और भारत के पास अब तक कुल 6 भारतीय कंटेस्टेंट ने मिस वर्ल्ड का ताज अपने नाम किया है। रीता फरिया, ऐश्वर्या रॉय, डायना, प्रियंका चोपड़ा, मानुषी चिल्लर इसमें शामिल है। मिस वर्ल्ड 2025 के विवादों के बीच ये भी याद रखना जरूरी है कि जब कोई देश इस तरह के ग्लोबल स्टेज पर अपनी प्रतिभा,
सौंदर्य और संस्कृति का प्रदर्शन करता है तो वह न सिर्फ मनोरंजन करता है बल्कि अपनी सॉफ्ट पावर को भी बढ़ाने की कोशिश करता है। इसका मतलब यह है कि वह अपने कल्चर और सोशल वैल्यूज को दुनिया के सामने रखता है, जिससे उनका ग्लोबल इम्पैक्ट बढ़ता जाता है। ऐसे में मिस वर्ल्ड 2025 की चमक धमक के पीछे जो सच और विवाद सामने आए हैं वो एक बार फिर से ब्यूटी कॉन्टेस्ट जैसी प्रतियोगिताओं की असली सच्चाई पर सवाल उठाते हैं। ये सिर्फ स्टेज पर मुस्कुराती लड़कियों और चमचमाते गाउन का खेल नहीं है, इसके पीछे एक सिस्टम है जहां ताकत, ग्लैमर और बाजार का दबदबा चलता है। यहाँ महिलाएं या तो सजावट का हिस्सा बनकर रह जाती हैं या फिर अगर सवाल उठाएं तो उन्हें चुप करा दिया जाता है। आपका इस पर क्या कहना है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नमस्कार।